नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। लार्ज कैप फंड में इस बार पिछले 5 महीनों में सबसे कम निवेश आया है। वहीं मिड और स्मॉल कैप में निवेश में उछाल आया है, यानी निवेशकों की रुचि हाई रिस्क निवेश की ओर ज्यादा बढ़ी है। आज हम करेंगे लार्ज कैप में फीके निवेश का एनालिसिस और बताएंगे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड क्यों है जरूरी। साथ ही कुछ टॉप लार्ज कैप फंड्स की चर्चा भी होगी। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट से परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ से चिराग मुनि हमारे साथ है, कंप्लीट सर्कल कैपिटल से विकास पुरिका करते हैं शो में स्वागत। चिराग और विकास, वेलकम टू द शो। और आज जरा थोड़ा फोकस लार्ज कैप स्पेस में करते हैं। यूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप को काफ़ी एक लंबी रेस का निवेश माना जाता है, लेकिन अगर हम पिछले इसी साल के शुरुआती महीनों की बात करें, जनवरी में तो मामला अच्छा था, 3000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आया था। फरवरी में फिर थोड़ा उससे कम हुआ, 2800 करोड़ के आसपास। मार्च में लगभग 2500 करोड़। अप्रैल में 2600 करोड़ थोड़ा बढ़ा, लेकिन मई में काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ 1250 करोड़ रुपए का निवेश लार्ज कैप में हमने आते हुए देखा। हालांकि ओवरऑल इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़ा गिरा ज़रूर है एयूएम में बढ़ोतरी के बावजूद, पर लार्ज कैप में जो सुस्त निवेश आया है, विकास, क्या समझते हैं आप? क्या वजह हो सकती है कि लार्ज कैप के लिए जो निवेशकों की जो रुचि है वो थोड़ी कम हुई है? धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए स्वाति। हेलो चिराग। देखिए स्वाति, इससे पहले कि हम डिक्लाइन की बात करें, एक अच्छी चीज क्या हुई है कि आपका सिप नंबर्स बिल्कुल इंटैक्ट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो नहीं टूटा है। हाँ, थोड़ी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, थोड़ा सा उन्होंने अपने जो फेवरेट कैटेगरीज हैं उनकी तरफ अपना झुकाव ज्यादा दिखाया है। और लार्ज कैप का, क्योंकि अगर आप पूरा एक देख लें, हालांकि किसी भी कैपिटल मार्केट के जो आधारशिला है वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप फंड्स हैं, बट जो डिक्लाइन हुआ है वो 2-3 कारणों से हुआ है। कुछ बड़े कारण हैं, कुछ छोटे कारण हैं। सो अगर हम उन कारणों को डिकोड करें तो आप ये भी देखेंगे कि आपका जो आर्बिट्राज फंड है और हाइब्रिड कैटेगरी में थोड़ा सा झुकाव अधिक आया। तो अब निवेशकों को अगर हम डिवाइड कर दें कि 2 या 3 तरह के निवेशक होंगे। एक जो बहुत डरे हुए थे वॉलेटिलिटी को लेके और बहुत सहमे हुए थे, और ग्लोबल जितना भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा था, फिर जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, स्पेशली वो एक बड़ा ट्रिगर था कि जब लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज में थोड़ा सा सेफ्टी ढूंढने की कोशिश की, शायद उसका इंपैक्ट हमें ये दिखा होगा। प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, बिकॉज आपका मई महीना है, छुट्टियों का टाइम होता है, लोग घूमने जाते हैं, खूब सारा ट्रैवल होता है। और जनरली अगर लोग देखते हैं कि जहां पे प्रॉफिट बन रहा है वो, या जहां पे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आई और ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आएगी, तो वो लो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें लार्ज कैप भी शामिल है। तो शायद ये प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, जिसकी वजह से इन्फ्लोज यहाँ पे कम आए और रीस्ट्रक्चरिंग हुई। सिप नंबर इंटैक्ट है, इसका मतलब कि वो निवेशकों ने अपना शायद लार्ज कैप की तरफ ज्यादा रुझान न दिखा के दूसरी कैटेगरीज में दिखाया। ये 2-3 कारण थे जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये नंबर थोड़ा सा कम हुआ है। और क्योंकि जब वॉलेटिलिटी होती है और उसके बाद जब आप अप्रैल में देखेंगे, उसके बाद जब मार्केट में थोड़ी सी रिटर्न आई, तेजी आई, तो शायद वो जो स्वाति आप देखेंगे कि 2020-21 से लेके फिर 22-23 की जो तेजी थी, जिस तरीके से मिड और स्मॉल कैप ने परफॉर्म किया, तो ये भी कई बार होता है कि अब पेशेंस लेवल लोगों के थोड़े नीचे चले गए। उनको लगता है कि अगर मैं नया पैसा लार्ज कैप में डालता हूं तो मुझे जो रिटर्न है वो एक इकोनॉमी के साथ जो पैरेलल चलती है, जैसे मान लीजिए अगर 12-13% की हमारी नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ है, तो लार्ज कैप फंड कहीं ना कहीं वो इनलाइन रहते हैं जीडीपी ग्रोथ के साथ। और लोगों को थोड़ा आदत हो गया है कि मुझे जीडीपी नंबर से ज्यादा रिटर्न चाहिए, और वो रिटर्न आपकी आएगी दूसरे फंड्स में। तो जिनको रिटर्न अधिक चाहिए थी या रिस्क एपिटाइट उनकी ज्यादा थी, उन्होंने थोड़ा सा मिड कैप की तरफ या दूसरी कैटेगरीज पे रुझान किया। और जिनको सेफ्टी चाहिए थी, जो थोड़े घबराए हुए थे, उन्होंने आर्बिट्राज और हाइब्रिड फंड का तरफ रुख मोड़ा। तो शायद ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इन्फ्लोज लार्ज कैप में कम आए और दूसरी कैटेगरीज में बढ़े हैं। हम्म तो जैसा हमने देखा और जैसा विकास ने भी पॉइंट आउट किया, कुछ रीजंस है जिसकी वजह से लार्ज कैप में थोड़ा कम रुचि लोगों की हमें खासतौर पर मई महीने में देखने को मिली है। हम अभी ये दिखा भी रहे थे कि लार्ज कैप में जहां 1250 करोड़ रुपए का निवेश आया, तो वहीं सबसे ज़्यादा निवेश वाली कैटेगरी विद इन इक्विटी फ्लेक्सी कैप रही है, अराउंड 3850 करोड़ के निवेश के साथ। स्मॉल और मिड कैप ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं। चिराग, जो हमने देखा निवेशकों का जो एक रुझान है टुवर्ड्स थोड़ा सा हाई रिस्कियर कैटेगरीज, मिड और स्मॉल कैप,
यहाँ पर एक बार फिर से मोमेंटम बढ़ता हुआ हम पिछले कुछ टाइम में देख रहे हैं। बाजार में वॉलेटिलिटी भी रही है, लोगों का नुकसान भी हुआ, थोड़ा वो रिटर्न भी चाह रहे हैं हाई रिस्क के साथ। क्या ये ट्रेंड आप आगे भी जारी रहता हुआ देख रहे हैं? और वन मोर पॉइंट, अगर लार्ज कैप में हमने निवेश कम आता हुआ देखा, लेकिन जो एयूएम है वो कम नहीं हुआ, उसमें बढ़ोतरी देखी गई है 3,38,000 करोड़ रुपए की, नॉट 38 सॉरी 83,000 करोड़ रुपए की। 3.83 लाख करोड़ का एयूएम मई में लार्ज कैप का बढ़कर भी आया है। तो ये जो तमाम जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? नमस्ते स्वाति जी। हेलो विकास जी। जैसे आपने कहा स्वाति जी, ऑफ कोर्स हमने देखा है कि एक आउटफ्लो एक आया है लार्ज कैप कैटेगरी में, एटलीस्ट स्पेसिफिकली मई के महीने में। बट मैं नहीं मानता हूँ कि इतना भी एट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो अगर मल्टी कैप कैटेगरी या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एक्चुअली तो बढ़ोतरी हुई है एयूएम की। और अगर वहां पे भी अगर वो कैटेगरी में देखें तो आप 50-60% पैसा लार्ज कैप की तरह होता है, या डिविडेंड यील्ड में देखे तो वो सब जगह पे बढ़ोतरी हुई है। और वहां पे लार्ज कैप में 50-60% होती है। अगर आप बेसिक अगर आप डेफिनेशन पे जाए तो लार्ज कैप का मतलब होता है, जो सेबी ने 2017 में सर्कुलर निकाल के डेफिनेशन दिया है लार्ज कैप का, कि सब लार्ज कैप कैटेगरीज फंड जो है वो टॉप 100 कंपनीज में आपको पैसा डालना है, निवेश करना है। और वो टॉप 100 कंपनीज जब मैं कहता हूँ जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक, या फिर टीसीएस है जो 19 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ और 14 लाख करोड़ की आपकी टोटल मार्केट कैप है। और आप अगर 100th कंपनी भी देखे विच इज इंडसइंड बैंक टुडे, जो 63,000 करोड़ की मार्केट कैप है उसकी, तो ये सब कंपनीज में भी निवेश होता है दूसरी कैटेगरी के द्वारा। सो आप अंडरलाइन एक्सपोजर देखना बहुत जरूरी होता है, ना कि सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी आप देखेंगे। तो ऑफकोर्स अगर आप स्पेसिफिकली लार्ज कैप कैटेगरी देखेंगे तो वहां पे कम कम पैसा आया, बिकॉज 80% पैसा आपका लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज में जाता है। यहाँ पे अल्फा जनरेशन जो होता है वो थोड़ा बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर कैटेगरीज। तो मेरे हिसाब से काफी रोटेशन भी आया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि लार्ज कैप कि में इंटरेस्ट कम हुआ है, वो रोटेशन आया है दूसरे कैटेगरीज में जहां पे अल्फा जनरेशन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लार्ज कैप में थोड़ा बहुत कम ही इंटरेस्ट रहता है। बिकॉज अगर मैं लार्ज कैप में डालूं तो थोड़ी बहुत अल्फा आएगी, लेकिन मैं इंडेक्स फंड में भी डाल सकता हूँ। तो वो एक डाइवर्सिफाइड कैटेगरी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लोग भी काफी एजुकेटेड हो गए हैं यहाँ पे, और देख रहे हैं कि खाली लार्ज कैप कैटेगरी में सिर्फ इन्वेस्ट करना शायद मुनासिब ना हो। और ओवरऑल मैं डाइवर्सिफाई करूँ, मेरा अंडरलाइन एक्सपोजर लार्ज कैप में कितना है वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। कि मेरे पास आज 100 रुपए है तो मैं कितने पैसा मेरा टॉप 100 कंपनीज में जा रहा है दूसरे कैटेगरीज के डाला, और बेसिस विच मैं देन फिर इन्वेस्ट करूंगा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो मैं मेरा कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो आपने जो ये अंडरलाइन जो एक्सपोजर की बात की, और जो आपने जिक्र भी किया कि बहुत सारे जो कैटेगरीज है विद इन डाइवर्सिफाइड फंड्स, उनमें अच्छा खासा लार्ज कैप एक्सपोजर भी होता है। जैसा हम अब दिखाने भी वाले हैं कि डाइवर्सिफाइड फंड से भी जो निवेशक हैं उन्होंने लार्ज कैप एक्सपोजर लिया है। विकास, हम जैसे चिराग भी बता रहे थे, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई, आपने भी जिक्र किया, डिविडेंड यील्ड हो गया, मल्टी कैप हो गया, ये कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि अराउंड 40 टू विद इन 65% तक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करती हैं। इनफैक्ट फ्लेक्सी कैप में कुछ फंड तो ऐसे हैं जो अप टू 90% भी लार्ज कैप में डालते हैं। तो ये जो डाइवर्सिफाइड फंड्स के थ्रू लार्ज कैप का एक्सपोजर है, क्या ये लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट का नया ट्रेंड है? चिराग ने भी सही पॉइंट आउट किया, बिकॉज कई बार थोड़ा कैनिबलाइजेशन भी हो जाता है किसी एक कैटेगरी का, बिकॉज वो जो केवल आपको नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से ही रिटर्न चाहिए तो वो लार्ज कैप फंड उसके आसपास ही रहेंगे। और निवेशक अब थोड़े से जागरूक भी हो गए, उनको लगता है कि अगर लार्ज कैप को एक्सपोजर लेना है तो क्यों ना फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के थ्रू लिया जाए। और वही एक इसका रीजन भी है। आप जब नंबर्स देखते हैं, अब जैसे मल्टी कैप फंड है उसमें फंड मैनेजर का मैंडेट ही यही है कि 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25 स्मॉल कैप, और रिमेनिंग 25 वो देख लेते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पे लगाएंगे। बट अगर आप आज की परिस्थिति देखें, पिछले 1-2 साल की देखें, तो ओरिएंटेशन लार्ज कैप की तरफ ज्यादा है। सिमिलरली फ्लेक्सी कैप का भी अगर आप ओरिएंटेशन देखें तो मैक्सिमम फंड मैनेजर का ओरिएंटेशन टूवर्ड्स लार्ज कैप है। तो फिर निवेशकों को ये लगता है कि यदि मान लीजिए फंड मैनेजर काफी अच्छे तरीके से वेल रिसर्च के साथ अपना
पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग कर ही रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली एक लार्ज कैप लेके जाऊं, उससे बेहतर है मैं मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, या फिर अगर केवल लार्ज कैप में ही अगर किसी ने लेना है और लंबे अवधि के लिए लेना है तो इंडेक्स फंड के थ्रू प्ले किया जाए ताकि थोड़ी सी कॉस्टिंग नीचे आ जाए। ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से लार्ज कैप में आप ये बोलेंगे कि अब ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हो गया, ये है कि लार्ज कैप में जितना इन्फ्लोज आ रहे थे उतने नहीं आए, वो डिक्लाइन हो गए। और फिर अगर आप देखें स्वाति, अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे अगर लार्ज कैप एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो लार्ज कैप फंड लेके वो ओवरलैप हो जाता है, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। और शायद कहीं ना कहीं अब निवेशक जो है वो थ्रू देयर एडवाइजर्स हेल्प, थ्रू देयर बैंकर्स, या खुद से भी जब स्टडी करते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा लार्ज कैप ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं एक्सपोजर इसमें कम कर देता हूँ। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, या अगर प्योर प्योर लेना है तो इंडेक्स फंड्स अवेलेबल है, उसके थ्रू मैं ले लेता हूँ। तो ये 3-4 कारण हो सकते हैं कि प्योर लार्ज कैप की तरफ रुझान नहीं आया। बट स्टिल मैं एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा कि स्वाति, हर एक फंड की अपनी एक रेलिवेंस होती है, हर एक निवेशक का अपना खुद का एक बैकग्राउंड होता है, खुद का एक गोल होता है, खुद की एक रिस्क एपिटाइट होती है। तो यदि अपने पोर्टफोलियो और गोल्स के लिंक को देखते हुए अगर उसको आप लिंक करना चाहते हो, तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि लार्ज कैप शायद उतने ज्यादा अल्फा जनरेट ना कर पाए, बट लार्ज कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी देते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा अपना रिटायरमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं या रिस्क एपिटाइट बहुत कम है। तो अगर उनको अपने पोर्टफोलियो में उनका बीटा कम करना है, उसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम चाहिए, तो लार्ज कैप फंड की रेलिवेंस कम नहीं हो जाती है। आई स्टिल फील के उनका रेलिवेंस अभी भी उतना ही है। बिल्कुल। तो लार्ज कैप का रेलेवेंस तो कम नहीं होगा, लार्ज कैप को किसी ना किसी तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर ही रहे हैं। और अभी हम एक टेबल भी दिखा रहे थे, आंकड़े भी दिखा रहे थे कि कैसे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो लार्ज कैप का एक्सपोजर लेती हैं। जैसा अभी हम जिक्र भी, दोनों एक्सपर्ट्स भी जिक्र कर रहे थे, फ्लेक्सी कैप में अराउंड 58% लार्ज कैप का एक्सपोजर, मल्टी कैप में अराउंड 40%, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में अराउंड 47 लार्ज कैप का एक्सपोजर, फोकस में 61, डिविडेंड यील्ड में 63%। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें चिराग, तो कैसा हिस्टोरिकली लार्ज कैप फंड्स का परफॉर्मेंस रहा है, कैसे हम, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि लार्ज कैप एक स्टेबिलिटी रिटर्न का जरिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स अगर आपको साधने हैं तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न एक लार्ज कैप फंड का रहा है वो कैसा रहा है? बेंचमार्क को क्या बीट करने में कामयाब रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, पिछले 2 साल में? जी सी लार्ज कैप फंड्स एक्चुअली इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं किया। अगर आप 3 साल या 5 साल देखें तो 18 से 20% की लार्ज कैप ने भी रिटर्न दी हुई है। तो अगर आपके जैसे विकास जी ने कहा, अगर आप नॉमिनल रिटर्न्स चाहते हो तो 18-20% ऑफकोर्स, बिकॉज मार्केट ने भी अच्छा किया था। बट अदर देन दैट आप लार्ज कैप में एक बेसिक निफ्टी का जो रिटर्न है उससे 2-3% ज्यादा रिटर्न फिर भी आप थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 2024 और 23 में देखो, जब रैली हुई थी, तब एवरेज निफ्टी ने का निफ्टी 100 ने 11% रिटर्न दिया था इन 2024। और सामने अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी को देखें तो 15% की रिटर्न दी, तो एक 3.5% की एक्सेस रिटर्न दी हुई। तो अच्छे मार्केट में लार्ज कैप भी अच्छा करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ मार्केट जितना रिटर्न देता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें तो कितने फंड, आज 36 फंड्स है लार्ज कैप कैटेगरी में, और उसमें आप देखें तो जब 2023-24 में ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ द फंड्स ने निफ्टी 100 को बीट किया हुआ है। उसका मतलब है कि 60-65% इज अ वेरी गुड रेशियो, कि अगर आप अच्छे फंड में रहे और आप ठीक से रिसर्च करके अच्छी कैटेगरी के फंड में जाए तो आप फिर भी आप 2-3% एक्स्ट्रा जो नॉर्मल अपने निफ्टी या निफ्टी 100 से के ऊपर आप बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से, जैसे विकास ने कहा कि रेलेवेंस बिल्कुल भी नहीं गया है। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका क्या एक्सपोजर है, वो हिसाब से आपको लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप मेरी माने तो आज के तारीख में भी अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो पे आपको 50-55% आपको लार्ज कैप रखना चाहिए। अभी अगर आप सिर्फ लार्ज कैप कैटेगरी के द्वारा जाना चाहते हो या फिर दूसरे कैटेगरी जाना चाहते हो, वो ऑफकोर्स विल बी लिंक्ड टू आपका खुद का गोल क्या है और कहाँ क्या आप ओवरऑल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। बट अदर देन दैट 50-55% आपको एक स्टेबिलिटी की वजह से आपको एक लार्ज कैप फंड में होना चाहिए। और लार्ज कैप फंड में भी आपको थोड़ा बहुत रिटर्न, एक्सेस रिटर्न, ऑफकोर्स आप दूसरी कैटेगरी के साथ अल्फा कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका बीटा भी लो होता है और आपको थोड़ा बहुत एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव इंडेक्स मिल सकता है अगर आप सही फंड चुने। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद लार्ज कैप फंड पर हम चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे दोनों एक्सपर्ट से
कि कौन से लार्ज कैप फंड्स अभी आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। बने रहिए हमारे साथ। लार्ज कैप फंड्स पर खास चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल से विकास पुरी और आनंद राठी वेल्थ से चिराग मुनि हैं। अब जरा समझते हैं कि अब यहाँ से आपको लार्ज कैप में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। विकास, आपसे सबसे पहले जानेंगे, अभी किसी को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो क्या स्ट्रैटेजी रखें, लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा कैसे बनाया जाए, क्योंकि लार्ज कैप एक ऐसा फंड है एक्टिव स्पेस में भी उतना ही पॉपुलर है और पैसिव स्पेस में भी उतना ही पॉपुलर है विद इन लार्ज कैप। तो लार्ज कैप को पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने का सही तरीका? तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है, एक मॉडरेट है और एक कंजर्वेटिव है। सो एग्रेसिव के लिए तो लार्ज कैप ओरिएंटेशन जो है वो सीधा सीधा आपका फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के थ्रू ही लेना चाहिए। प्योर लार्ज कैप वो लेंगे भी नहीं, बिकॉज उनका खुद का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है वो है ही इसी इंक्लिनेशन में कि उनको थोड़ा एग्रेसिव बेट लेना है। तो हम मॉडरेट और अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स की तरफ आते हैं तो लार्ज कैप में स्पेशली कंजर्वेटिव में प्योर लार्ज कैप की तरफ आप 30 to 40% पोर्टफोलियो खुद से अगर आप लार्ज कैप की तरफ जाते हैं तो वो ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको 50-60% तक लार्ज कैप लेके जाना है तो देन मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के थ्रू लेके जाएं, बिकॉज ये चीज ध्यान रखने वाली है कि फ्लेक्सी कैप आज की तारीख में जो है वो लार्ज कैप ओरिएंटेशन के थ्रू चल रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का थोड़ा सा नीचे आता है ओवर द ईयर्स, तो फंड मैनेजर का ओरिएंटेशन थोड़ा मिड और स्मॉल की तरफ चला जाएगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और थीसिस है वो उसको मैच नहीं कर पाएगा। सिमिलरली मल्टी कैप में भी ऐसे ही होने वाला है कि जब फंड मैनेजर्स को लगेगा कि अगर स्मॉल कैप में या मिड कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है तो वो अपने लार्ज कैप के पोर्टफोलियो को कट डाउन करेंगे। यदि आप ऐसा ऐसा नहीं चाहते हैं और पोर्टफोलियो लेवल पे आप इंटैक्ट रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो देन मुझे लगता है कि 35-40% प्योर लार्ज कैप फंड्स उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। इट कुड बी लार्ज कैप एंड इट कुड बी मिक्स ऑफ इंडेक्स फंड्स। क्योंकि अगर आप देखें स्वाति, 3 साल 5 साल 7 साल के टेन्योर में बहुत बार ऐसा होता है, और जैसे चिराग ने अभी हाईलाइट भी किया कि अराउंड 60-65% फंड्स ऐसे थे जिन्होंने इंडेक्स को बीट किया। तो ये नोशन हम स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना लेके चलें कि लार्ज कैप फंड्स कभी भी अपने इंडेक्स को बीट नहीं करते हैं। जरूर करते हैं, एक्टिव जो फंड्स हैं उसमें हमने बहुत बार देखा है कि ऐसा होता है। तो आपको वो एक मिक्स ऑफ लार्ज कैप और या इंडेक्स फंड की अगर आप बात करते हैं तो जैसे आज की तारीख में आपको 100 स्टॉक्स का भी इंडेक्स मिल जाता है, तो आप वो लेके रख सकते हैं अगर आपका टाइम होराइजन 15 साल 20 साल का है और आपको लार्ज कैप में रखना है और उसमें लाइक आप ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते। तो यही सब मैं बोलना चाहूंगा कि लार्ज कैप फंड्स का आप एक्सपोजर ले लीजिए, 30 to 40% प्योर लार्ज कैप ले लीजिए अपनी स्टडी के हिसाब से। फिर थोड़ा आप और 10 से 20% या 30% आगे फर्दर अगर आपको लार्ज कैप ओरिएंटेशन चाहिए तो आप मिड कैप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स के थ्रू ले लीजिए, या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड के थ्रू ले लीजिए अगर थोड़ा सा आप उसको थोड़ा एग्रेसिव बनाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो अगर इस तरीके के कंस्ट्रक्ट से बनाएंगे तो पोर्टफोलियो आपका काफी हद तक स्टेबल रहेगा और मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यदि हुई तो वो उसको झेल लेगा। बिल्कुल। चिराग, आप जरा कुछ ऐसे फंड्स बताइए और उसका थोड़ा परफॉर्मेंस भी थोड़ा डिस्कस कीजिएगा जो कि एक तो अच्छा रिटर्न, डबल डिजिट रिटर्न देने में भी पिछले 2 साल में रहे हैं कामयाब। अगर हम 3 साल का रिटर्न देखें, जो एक्चुअली अब पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं, और कैसे एक अच्छा लार्ज कैप फंड कोई चूज कर सकता है, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी ऐसे है कि हर एएमसी का एक लार्ज कैप फंड जरूर है। एक इन्वेस्टर को, एक निवेशक को क्या देखकर एक अच्छा लार्ज कैप फंड चूज करना चाहिए? तो उसमें दो चीज, मैं पहले तो आपको रिकमेंडेशन दे देता हूँ कि कहाँ कहाँ लार्ज कैप फंड्स का एक्सपोजर भी अच्छा है और रिटर्न भी अच्छा दिया हुआ है। तो हमारे हिसाब से एक डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है, जिसने लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखे तो अबाउट 12% का रिटर्न दिया है और 21% का 3 साल में रिटर्न दिया है। HDFC फ्लेक्सी कैप एक दूसरी कैटेगरी है जहाँ पे भी अच्छा खासा लार्ज कैप एक्सपोजर मिल सकता है और आपको 24% का 3 साल में रिटर्न दिया हुआ है। और ICICI डिविडेंड यील्ड जो फंड है उसने भी एक 3 साल का 23% की रिटर्न है। मल्टी कैप कैटेगरी देखें तो आप कोटक मल्टी कैप में भी एक अच्छा खासा आप एक्सपोजर ले सकते हैं। और ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड, ये थोड़े फंड्स हम रेकमेंड कर रहे हैं। और दूसरा एक प्योर लार्ज कैप फंड का थोड़ा अनयूजुअल रिकमेंडेशन है, बट हम काफ़ी समय से इसको ट्रैक कर रहे हैं। क्वांट लार्ज कैप जो जो थोड़ा नया फंड है,
लास्ट एक साल में इतना अच्छा नहीं किया है, बट हम 3 महीने में उसकी काफी रिवर्सल देख रही है। फंड मैनेजर काफी कैश कॉल पे बैठे थे, जो थोड़ा बहुत रॉन्ग गया है, बट अभी फुल्ली डिप्लॉय करके बैठे हैं, और रिवर्सल अगर तीन तीन महीने में आप देखें तो अच्छी खासी आई है। तो मेरे हिसाब से ये एक साल का एक क्वाड लार्ज कैप फंड आपको, प्योर लार्ज कैप फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा स्वाति जी, कि अगर लार्ज कैप की आप वैल्यूएशन आज देखें, तो हमारे हिसाब से जो निफ्टी 50 की वैल्यूएशन है आज की तारीख में भी नेगेटिव फ्रॉथ में चल रही है। एक बेसिक कैलकुलेशन देखें, आज 25,000 निफ्टी पे हम बैठे हुए हैं, और एवरेज 1 ईयर पीई अगर आप देखें फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, एक 19.5% की पीई भी मैं लूँ, तो आज की तारीख में आज का जो वैल्यूएशन इंडेक्स होना चाहिए 25,900 के आसपास होना चाहिए। तो आज भी एक 10-15% की रिटर्न आगे एक साल की, अगर मैं अर्निंग्स एस्टिमेट देखूं 10% की लार्ज कैप की है, और वो हिसाब से अगर मैं देखूं तो आइडियली नेक्स्ट 1 ईयर में अच्छा खासा लार्ज कैप को रिटर्न देना चाहिए। तो आप एक्सपोजर ले सकते हैं लार्ज कैप में। आज की तारीख में आज हम नेगेटिव वैल्यूएशन पे बैठे हुए हैं, और वो भी एक बहुत ही रीजनेबल पीई की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बॉन्ड यील्ड्स आज देखें तो बॉन्ड यील्ड्स अराउंड 6.5 के आसपास है, और लॉन्ग टर्म एवरेज जब भी बॉन्ड यील्ड लो हुई है, एक्चुअली निफ्टी को प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिला है। 25-26 का पीई का 1 ईयर फॉरवर्ड का भी मिला हुआ है, बट 20 की पीई पे भी हम आज नेगेटिव पे बैठे हुए हैं। तो लार्ज कैप एक्सपोजर बिल्कुल भी लेना चाहिए। एक 50-60% का, जैसे विकास ने कहा कि 50-60% आपका एक्सपोजर ओवरऑल पोर्टफोलियो पे लार्ज कैप का आज की तारीख में होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ पसंदीदा फंड्स हैं चिराग के, जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और कैसे चुने एक अच्छा लार्ज कैप फंड, ये हमने चिराग से समझा। विकास, अब आप बताइए, कौन से लार्ज कैप फंड्स आपको लगता है कि अब यहाँ से एक निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए? परफॉर्मेंस ऐसे फंड्स की कैसी रही है? देखिए स्वाति, अब क्योंकि हम फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और इसमें चिराग भाई ने बता दिया, लेकिन अगर हम प्योर लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं, और मैं अगर मान लीजिए 1, 2 एंड 3 इयर्स के टाइम होराइजन में देखूं, तो हमें एक तो कंसिस्टेंसी देखना बहुत जरूरी है फंड्स की। तो उसमें अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, डीएसपी लार्ज कैप, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, इसका नाम भी अब लार्ज कैप हो गया, ये हो गया, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप। ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली 1, 2 एंड 3 इयर्स में अच्छा परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर 1 ईयर का आप देखेंगे तो स्वाति, एक मोतीलाल ओसवाल का फंड था जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, तो इसलिए उसका 2 एंड 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट उनका भी बहुत अच्छा है। डीएसपी लार्ज कैप 10.5% के आसपास का रिटर्न दिया है 1 ईयर में। कैनरा रोबेको, मेरे एसेट और फ्रैंकलिन ने भी किया है 1 ईयर में अच्छा 6.8% के आसपास का। लेकिन उसमें अगर आप 2 इयर्स में चले जाते हैं तो टॉप परफॉर्मिंग जो फंड है वो डीएसपी लार्ज कैप रहा है 23% का। आईसीआईसीआई का जो लार्ज कैप है वो भी 22% का रहा है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का 21.8% का सीएजीआर रहा है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप का 20.63% रहा है। वैसे ही अगर हम 3 इयर्स में चले जाए तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप अगेन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंसिस्टेंटली, 24.51 के आसपास का इनका सीएजीआर रहा है। डीएसपी का 22.82 रहा है और आईसीआईसीआई का 21.72 रहा है। सिमिलरली इन्वेस्को इंडिया का जो है लार्ज कैप फंड, उसका 20.89, लगभग 21%। अब आप ये देखें कि लार्ज कैप फंड्स ने ही इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया 3 इयर्स में, और चिराग भाई ने बहुत सही बोला कि अभी अगर आप देखेंगे तो इनका पी उतना अधिक नहीं है, विच मीन्स देयर इज इनफ वैल्यूएशन, जो अट्रैक्टिवनेस है इसके अंदर, कि यहाँ से लार्ज कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अब तो ये बहुत विन विन सिचुएशन हो गया कि लार्ज कैप लो वोलेटाइल आपके पोर्टफोलियो को अच्छे से संभाल भी सकता है, और रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ से और भी अच्छे फंड रिटर्न की जा सकती है, बिकॉज साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो मिड और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई हो चुका है। तो ये अगर अब लास्ट में अगर मैं 5 फंड बोलूँ तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप, डीएसपी लार्ज कैप, एंड वन, ऑल्दो इट इज न्यू, बट मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप। ये 5 फंड है। इन 5 फंड में से आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से 2 या 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो लार्ज कैप का फंडा हमने आज समझा, कैसे निवेश करें ऐसे फंड्स में, और कौन से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से लार्ज कैप का एक्सपोजर आप ले सकते हैं, और क्या रहे स्ट्रैटेजी, इस पर हमने बात की। टॉप 5 फंड्स भी दोनों एक्सपर्ट से समझे। धन्यवाद करेंगे चिराग और विकास, आप दोनों का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। मनी गुरु में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।